हेलो वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनसेंट हिस्ट्री इतिहास रहने वाला है। क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जो है पैट की सीरीज़ कर रहे हैं। पैट की सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है 15 दिन में अपना पूरा सिलेबस पूरा करेंगे। तो आज हम हिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, अब हम टॉपिक शुरू कर दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो बुरा मानने की बात नहीं है, अगर जिसको उसको आता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप जो है पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। तो देखो, सबसे पहले तो मैं कुछ आपको इमेज दिखाने वाला हूँ, फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, उनको आपको बड़े ध्यान से देखना है, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो, इस पृथ्वी पर जब मानव रहने आया तो पूरी पृथ्वी पर मानव रहा। तो उसने मानव को रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है पानी, ठीक है। अच्छी मिट्टी हो जहाँ पर वो फसल उगा सके, आसपास का जो एरिया है वो उसके सुटेबल हो। तो मेन रूप से जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर आसपास का एरिया उसके सुटेबल होगा। तो उसने नदियों के किनारे बसना शुरू कर दिया था। किसने? ह्यूमन ने। तो भारत की अगर हम बात की जाए तो भारत में जो था तो वो इस एरिया में रहना शुरुआत किया था, ठीक है, इस वाले एरिया में, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ये देखो, इस टाइप से मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, तो इस टाइप से रहना शुरू किया था इन लोगों ने, ये ट्रायंगल शेप बना है। ओके, तो यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम है सिंधु नदी। ये जो यहाँ से नदी निकलती है वो सिंधु नदी है, मैंने बनाया, ठीक है। और सिंधु नदी की कई सारी सहायक नदी हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो ये नदियाँ मैं आपको भूगोल में पढ़ा दूंगा, लेकिन यहाँ पे कई सारी नदियाँ निकलती हैं। और ये जो इधर का एरिया है पाकिस्तान था, वो भी पहले भारत का हिस्सा था। ये गुजरात है आपका, ये वाला हिस्सा राजस्थान है, ये वाला, ठीक है। तो समझो, देखो आप बात को ज़रा, अगर रटोगे तो कुछ काम बनने वाला नहीं है आपका, समझोगे, क्योंकि ऑप्शन सामने आते हैं। तो हम जिस अप्रोच से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, कि ऑप्शन सामने होंगे और हम जो है पढ़ लेंगे। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे पाई जाती थी। सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है ये, ठीक है। इसी समय, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, दुनिया में और भी कई सभ्यताएं चल रही थीं। उनको याद नहीं करना, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये इराक में थी, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। ओके, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पहला नगर सामने आया था वो हमने हड़प्पा को खोज निकाला था। ये नाम हमने बाद में दिए हैं, ठीक है। तो हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है पता है आपको? ये जो है पूरा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद पूरा पाकिस्तान और भारत का ये वाला हिस्सा, ठीक है। लेकिन पहले तो ये पूरा भारत ही था, तो ये पूरे भारत में मान के चलो फैली हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, उनको बड़े इत्मीनान से देखना है। तो देखो भाई, ये देखो ध्यान से ज़रा, ठीक है। तो इसमें आप क्या देख पा रहे हो, ध्यान से देखना। ये भारत का ही एरिया है, और इसको मैंने इतना एरिया लिया है जिसमें जो है सभ्यता चलती थी उस समय, ठीक है। ये देखो, तो ये वाला एरिया पूरा, ठीक है। तो देखो भाई, उन्होंने घर भी बनाए थे, ठीक है, एकदम नगरीय व्यवस्था थी। ये देखो, नाव आपको दिख रही है ना, वो व्यापार भी करते थे, ठीक है। तो उस समय की जो सभ्यता थी, हम ही लोग तो थे, ठीक है। उनके घर भी देखो आप, खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। और आपने देखा कि यहाँ पर जो आबादी है वो ज़्यादा घनी नहीं है, ठीक है, ओके। और नाव से व्यापार भी कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, ये देखो, इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि पूरा सुव्यवस्थित रूप से उन्होंने अपने घर बनाए हुए हैं। ये तस्वीर एआई से ली है। ये देखो, हुआ क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें मालूम कैसे पड़ा, पहले ही समझो। अंग्रेज जब आए थे तो अंग्रेज ने जो है रेल बिछाना शुरू किया। तो वो रेल की पटरी बनाने के लिए जगह बना रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो ईंट मिली, खोदा, उसको और खोदा, तो
उन्होंने देखा कि जो खोदना शुरू कर दिया कि यहाँ पे कुछ है, तो उन्होंने वहाँ से बहुत सारी ईंटें निकाली। उनको उन्होंने रेल की पटरियाँ बिछाने में काम में ले लिया था उस समय। ठीक है, तो जॉन मार्शल थे, उनके सहयोग से जो है पूरा उस समय खुदाई हुई, आसपास देखा गया, तो हमको मालूम पड़ा कि यहाँ एक पहली सभ्यता थी। तो इस टाइप से खोदा गया था। तो देखो ये एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये मान के चलो ये कि जो है एक हो सकता है ये स्नानागार हो, स्नान करने के लिए कोई जगह हो, कि देखो ये स्लेपें हैं नीचे उतरने के लिए। अब आप देख रहे हो कि एक ऊंचाई पर कुछ है, एक निचाई पर कुछ है। मतलब ये हम कह सकते हैं एक बस्ती बसी हुई है, एक नगर है, उसके दो हिस्से उन्होंने कर दिए कि एक ऊंचे टीले पर रहने वाले लोग और एक नीचे रहने वाले लोग। ठीक है, ये फिगर से आप देख पा रहे हो। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे अभी। ठीक है, पहले एक इमेज देख लो। अब देखो इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि जो है ये जो लोग हैं ना, ये नदी बह रही है और इस नदी के किनारे बसे हुए हैं और नदी का पानी इन्होंने अंदर की ओर ले लिया है। ठीक है, जो पानी अंदर की ओर लिया है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने काम के लिए पानी ले लिया और यहाँ से नगरों में पानी जाता होगा, ऐसी व्यवस्था ये लोग करते थे उस समय। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या चल रहा है। यहाँ पर वस्तु विनिमय चल रहा है कि ये व्यक्ति जो है अपना जो है सामान उस समय वस्तु विनिमय चलता था, तो कुछ सामान दे रहा है और कुछ सामान इससे उसके बदले कुछ दे रहा है इसे। ठीक है, अब देखो उनकी जो घनी बस्ती थी, जहाँ पर नीचा वाला जो हिस्सा था वहाँ पर आम आदमी रहता था, और जो ऊपर का हिस्सा था जो ऊंचाई पर था, टीला हुआ करता था, वहाँ पर पुरोहित लोग, राजा के दरबारी लोग या राजा लोग रहा करते थे। तो वहाँ उनके घर देखो। ठीक है, पतली पतली ये गलियाँ हैं, ये कुछ निकास की व्यवस्था है, जल निकास की व्यवस्था है। ठीक है, आगे देखो ये उस समय के खिलौने, मिट्टी के खिलौने बने हुआ करते थे, तो वो है। ठीक है, अब यहाँ देखो ये मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कपड़ा देखो, कपड़ा था, इसका मतलब वहाँ पे कपास की उनको नॉलेज थी। तो देखो मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सब बातें मैं करने वाला हूँ, कपास की बात करने वाला हूँ और ये मिट्टी के बर्तन की बात करने वाला हूँ, घर कैसे थे सब की बात करने वाला हूँ। तो आपको एक इमेज दिमाग में बस जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। ठीक है, ओके। अब सिंधुघाटी सभ्यता, मैंने ये फिगर तो दिखाई दिया आपको। हाँ, तो ये कुछ जो खोद के निकाला था तो वो इस टाइप का कुछ दिखा था। इसके ऊपर बिल्डिंग हुई होगी, तो ये सभ्यता नष्ट हो गई किसी कारण से। ठीक है, तो कारण क्या रह सकते हैं, उसका कोई एक फिक्स प्रमाण नहीं है कि हाँ इस कारण से सभ्यता नष्ट हो गई थी। बहुत सारे कारण इसके सामने आते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई हो, या फिर जो है भुखमरी फैल गई हो, कोई महामारी फैल गई हो, सूखा आ गया हो, कुछ भी हो सकता है उस समय, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कार्बन डेटिंग के द्वारा हमने जो पता लगाया था कि ये कितने वर्ष पुरानी थी, और हमें इस सभ्यता से कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है। बस हम केवल खुदाई के द्वारा हमने जो कुछ जाना उसके आधार पर हमने अपने बुक में लिखा है। ठीक है, ये बर्तन मिट्टी के बर्तन थे, देखो सांड बना हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा मिट्टी के बर्तन पे जो कलर किया गया वो लाल रंग का कलर है। ठीक है, ओके। अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। तो देखो हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता जो, या हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, भारत के इस एरिया में फैली हुई थी और ये ट्रायंगुलर एरिया में था। ठीक है, इसके अगर हम बात करें इसके सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूरी पश्चिमी छोर की, ये नॉर्थ, उत्तर, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस वाले एरिए की सबसे लास्ट जो उनका शहर था वो था आलमगीरपुर। वो हिंडन नदी के किनारे था और मेरठ में था। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है मेरठ। ऊपर की ओर जो था वो था मांडा, और मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण की पूरा पश्चिम की ओर जो था वो था आपका सुतकांगेडोर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात तो आपको याद रखनी है कि कौन सा कहाँ पे था। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखना है कि इसका शेप कैसा था और इसका कौन कौन थे। ठीक है, ओके, इसमें इतना ही याद करना है, ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि आप पैट दे रहे हो। अगर हाँ लेखपाल वगैरह इसका कोई एग्ज़ाम होता है तो फिर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी हमको केवल एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, ये चार्ल्स मेसन वगैरह नहीं करना है, बटन बंदूक कुछ नहीं करना है। रेल की पटरी मैंने बताया था, रेल की पटरी का जो ईंटें प्राप्त हुई थी उनसे इन्होंने रेल की पटरी यहाँ बनाई थी। ठीक है, ओके भाई।
तो अगला देखो, अब देखो मैंने जॉन मार्शल का नाम लिया था, तो जॉन मार्शल जो व्यक्ति थे उन्हीं के नेतृत्व में भारत के कुछ व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो उन्हीं के उन्होंने जो है इसकी खुदाई प्रारंभ कराई और उन्हीं के नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ कि हाँ सभ्यता का हम खोज रहे हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। तो दो व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ठीक है, तो अब समझो ज़रा, दयाराम साहनी जो थे उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा, अब देखो हड़प्पा सभ्यता तो है ही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, और इसके अंदर ही हमारे दो शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा एक शहर नगर भी है वहाँ का। तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, और राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। ये दो नाम आपको याद रखनी है, तीनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें याद रखना नहीं है। ओके, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया था कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा नगर को खोजा सभ्यता गलत लिख दिया है, हड़प्पा नगर को खोजा गया था। ठीक है, अब हड़प्पा को जब खोजा गया था तो अब वहाँ पर क्या क्या निकला, क्या क्या चीज़ें वहाँ प्राप्त हुई, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें थी, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी किनारे फैली हुई थी। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, कुछ इतना खास नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो भाई, ये वाला पेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको याद रखना पड़ेगी कुछ चीज़ें। देखो भाई क्या रखना है, अब हम भारत की चर्चा कर रहे थे पहले तो, कि भारत में क्या क्या हमको प्राप्त हो रहा था उस समय। पंजाब, रूपनगर, रोपड़, ये कुछ नगर थे जो पंजाब में थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो रोपड़ याद रखना है। कैसे याद रखोगे, देखो पंजाब है, पंजाब में खेती सबसे ज़्यादा होती है और धान होता है, तो धान को क्या करते हैं, रोपते हैं। रोप मतलब बोते हैं, तो रोपड़ ऐसे याद रख लोगे। हरियाणा में ये दो याद रखने हैं, बनवाली और राखीगढ़ी। बनवाली और, अब देखो हरी कैसे याद रखोगे, हरी है हरी कृष्ण। हरी कहाँ मिलते हैं आपको, घरों में तो मिलेंगे नहीं, वन में मिलेंगे। ठीक है, तो हरियाणा की बनवाली। और बनवाली में हमें क्या प्राप्त हुआ, मिट्टी के हल और बैलगाड़ी और खिलौना। ठीक है, राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा नगर है, ये आपको याद रखना है, ये भगवानपुर मत याद रखना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, राखीगढ़ी। अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, कहीं भी हो, तो भैया वो था मोहनजोदड़ो। ठीक है, ओके, तो मैंने जो नाम याद रखने की बात की है, आपको केवल वही नाम याद रखने हैं, ज़्यादा बकवास की चीज़ों में नहीं फंसना है। ठीक है, क्योंकि जैसा एग्ज़ाम का नेचर है उस ये एग्ज़ाम के हिसाब से हमको तैयारी करनी है। तो रोपड़ याद रखना है, बनवाली याद रखना है, राखीगढ़ी याद रखना है, और ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हरियाणा में नहीं था, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। राजस्थान के अंदर कालीबंगा, यही है, क्या रखना राजस्थान के अंदर, कैसे याद रखोगे, देखो राजस्थान के अंदर आपको याद है कि कर्ण अर्जुन मूवी आपने देखी होगी, तो कर्ण अर्जुन की शूटिंग कहाँ हुई थी, राजस्थान में दिखाया गया है कि हाँ राजस्थान के वो लोग थे, मट्टी में उनके छोटे छोटे घर हुआ करते थे, और मम्मी को अपनी वो काले रंग की चूड़ियाँ लेके आए थे पहनाने के लिए। ठीक है, तो कालीबंगा, राजस्थान मतलब कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, तो अब जुते हुए खेत यहीं मिले थे, कहाँ पर, क्योंकि राजस्थान में थे किसान खेत जो मान के चलो, ऐसा एज्यूम कर लो कि जो है याद रखने के लिए कि किसान था, वो अपने खेत को जोत देता होगा और खुशसा होगा कि बारिश हो जाएगी तो फिर मैं इसमें फल बो दूंगा, लेकिन बारिश तो होती नहीं होती तो वो जुते हुए खेत ऐसे याद रख लोगे। काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। अग्निकुंड क्यों मिला होगा भैया, वो हो सकता है बारिश वहाँ नहीं होती हो तो अग्निकुंड बनाकर ये सोचते हो कि भगवान बारिश करा दे। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ऐसा होता नहीं होगा। ठीक है, ताकि आपको याद रह सके, कम समय है तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म में पहुँच जाएँ, तो वो एक निमोनिक्स बना के याद हो जाएगी। ठीक है, राजस्थान मतलब काले रंग की चूड़ियाँ, जुते हुए खेत, काली चूड़ियाँ, अग्निकुंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया था आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे और सबसे पूर्वी स्थल। ठीक है, महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में क्या प्राप्त हुआ, महाराष्ट्र में दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल था। ठीक है, ये बस इतना याद रख लो कि महाराष्ट्र में क्या था, दैमाबाद था और सबसे दक्षिणी स्थल था। जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं वो उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। अब देखो गुजरात में क्या,
लोथल, धौलावीरा और सुरकोटदा, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कैसे देखो, अब देखो भाई कि जो हमारा लोथल है, लोथल कहाँ है? देखो, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं, इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो जो ई वाला कोना है, यहाँ पर आपका लोथल प्राप्त हुआ था। अब लोथल के पास में क्या है? समंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा? समंदर से नाव के द्वारा अपने वो व्यापार करते होंगे, मैंने आपको फोटो दिखाया था। तो व्यापार करते होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? बंदरगाह भी होगा नाव इकट्ठी करने के लिए। और क्योंकि समुद्र के किनारे है तो यहाँ की खेती अच्छी हुई होती होगी, नदियों किनारे है, समुद्र पास में है, नमी अच्छी रहती होगी, तो वहाँ पे चावल भी होते होंगे, ठीक है। और चावल याद रखना है आपको, और बंदरगाह याद रखना है, इतना याद रखना है। धौलावीरा भी गुजरात में था। धौलावीरा मैंने आपको बताया था, जितने भी नगर थे वो दो भागों, मान लो ये नगर है एक, तो जितने भी नगर होते थे वो आपके जो है दो भागों में विभाजित होते थे, दो भागों में बटे होते थे, एक ऊपरी भाग और एक निचली भाग। लेकिन जो हमारा धौलावीरा था वो भाई 3 भागों में बटा हुआ था, 3 खंड उसके थे, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी व्यवस्था थी जल निकास की, मतलब पानी के निकास की, नालियाँ जो थी सबसे अच्छी थी, सुव्यवस्थित थी, ठीक है, ओके। और सुरकोटदा, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले थे, कि हाँ मतलब हम ये कह सकते हैं घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे यहीं से, तो हम ये कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या को हड़प्पा सभ्यता, इसमें घोड़े मिलते थे। तो आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, उसमें घोड़े का सीन आया है, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऊंचे ऊंचे स्थान पर थे, और कुछ जो है निचले स्थान पे भी चीज़ें थी, ठीक है। ये देखो मैंने पढ़ाई दिया आपको, ज़्यादा इसको कुछ नहीं, तीन भागों में थे। अब उनके जो घर बने होते थे वो कैसे बने होते थे? वो देखो भाई, जो मान लो ये सड़क है और सड़क जा रही है, तो सड़क के दोनों ओर जो है लोगों के घर हुआ करते थे, और घर के सामने मान लो सड़क जा रही है तो घर के सामने गेट हुआ करता था, और गेट के सामने एक दीवार खड़ी कर देते थे वो, ताकि जैसे इंसान आए, जैसे मान लो ये घर है, मान लो ये घर है, ठीक है, कि सामने मैंने एक दीवार खड़ी कर दी इस टाइप से। अब कोई भी लोग आएंगे, कहाँ आएंगे? इस साइडों से आएंगे, इस कोई इधर से आएगा, कोई इधर से, सीधे 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 नहीं आ सकते थे, ठीक है। अब प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, ठीक है, और खिड़कियाँ होती थी, ओके, बस इतना याद रखना है। और जो सड़कें होती थी वो आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है, तिरछी बिरछी नहीं होती थी। पकी हुई ईंटों का यूज़ करते थे ये लोग, और मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते थे, और मिट्टी के बर्तन जो होते थे उनमें कौन सा कलर का यूज़ करते होंगे? लाल रंग का, ठीक है, फोटो में आपको दिखाया था मैंने, ठीक है। तो अब देखो इनके कुआं की बात मैंने कर ली है, नालियों की बात मैंने कर ली है, भवन की बात कर ली है, कि देखो अब स्नानागार मोहनजोदड़ो की बात हम करेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये जो पेज है, इस पेज को तो घोल के भी जाना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये पेज रहने वाला है आपका, सारी बातें मैं इसी में कर लूँगा आपसे, ठीक है। देखो भाई, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, हम उसको हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो मेरी बात, 3 नगर की मैंने आपसे चर्चा की थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्नूदड़ो। अब देखो ये जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, चन्नूदड़ो है, ये अगर ये यहाँ पे मैं एक भारत बना दूँ छोटा सा, ठीक है, तो ये जो भारत का एरिया है, ये वाला एरिया सिंधु नदी का जो निकल रही है, इस एरिया के आसपास ये बसे हुए थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चन्नूदड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का किस नदी किनारे था? सिंधु नदी के किनारे, याद रखना है। हड़प्पा था रावी नदी किनारे, चन्नूदड़ो भी सिंधु नदी किनारे था। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला, अब वो देखो। देखो भाई, ये पेज मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो आप जो है कहानी के थ्रू समझ रहे थे, थोड़ा रटना भी है यहाँ पे। अब देखो मोहनजोदड़ो आपने मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो वहाँ का राजा था, मूवी में दिखाया गया था कि बहुत बड़ा अय्याश व्यक्ति था, अपने यहाँ जो उसकी बात नहीं मानता था उनको जो है जिंदा खूंटी पे टांग देता था, मतलब जला देता था, ठीक है। और हड़प्पा जो सभ्यता दिखाई गई थी उस मूवी में, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, वहाँ के लोग होते थे तो वो सबों को जो मर जाता था उसको जलाते नहीं थे, उसको नदी में बहा देते थे, ठीक है। तो समझो मेरी बात, तो सब जलाए जाते थे मोहनजोदड़ो में। शतरंज की गोलियां मिली थी, क्योंकि दिमाग उसका बड़ा शतरंज जैसा था ना उसका, राजा का, और राजा होगा भैया, तो वो अय्याश था, तो वहाँ पे नर्तकी भी थी, ठीक है, पशुपति की मूर्ति भी थी, ठीक है,
बृहद स्नानागार, उसके नहाने के लिए क्या था, बहुत बड़ा स्नानागार। तो मैं ये निमोनिक्स बता रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है हुआ ही हो, ठीक है, कि जो है स्नानागार वहाँ मिला, ठीक है, सब जलाए जाते थे, नर्तकी थी, पशुपति की मूर्ति भी वहाँ पे हमें प्राप्त हुई, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा नदी जो है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर नगर जो है था, ठीक है। और हड़प्पा में क्या होता था, देखो मैंने यहाँ लिखा है, सब दफनाए जाते थे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मानो, मतलब अपनी नज़र में इसको अच्छा शहर मानो कि हड़प्पा जो था सब दफनाए जा रहे थे। स्वास्थ्य मिला, देखो भाई, तो कितना अच्छा शहर था ना। संग से बना हुआ बैल मिला। अन्नागार, अन्नागार कहाँ हुआ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फसल होती हो, अन्न से एकदम सब कुछ समृद्ध हो, गेहूँ के साक्षी मिले, ठीक है। तो ऐसे इमेज बना, मन में बना लोगे, ठीक है। हड़प्पा की चन्नू दड़ो, चन्नू से याद रखो चिन्ह को, किसको, चिन्ह को। अब अगर चिन्ह, महिलाओं के चिन्ह क्या होते हैं, उनके उनके श्रृंगार के सामान होते हैं कि जो है, ठीक है। तो श्रृंगार बनाने का जो सामान था वो चन्नू दड़ों में मिला। कंघा, लिपस्टिक यहाँ मिला, और सीप भी मिली, ठीक है, मन का मिला, ईंटें मिली बकराकार, ठीक है, चिन्ह की सामान, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं गुजरात वाले एरिया की। गुजरात में मैंने लोथल प्राप्त किया। लोथल भोगमा नदी किनारे था। अब मैंने कहा था कि लोथल यहाँ पे था, तो समुद्र के पास में था, तो यहाँ पे व्यापार भी होता होगा, व्यापार हो रहा है, तो यहाँ पे बंदरगाह था यहाँ पे। अब बंदरगाह मिला तो यहाँ पे एक दिक सूचक मिला, मतलब कि कंपास होती है ना, दिक सूचक, दिशा बताने वाली सुई, दिक सूचक यहीं से मिला। युग्म समाधान, मतलब जोड़े में ही लोगों को दफना देते थे, ठीक है, युग्म समाधान यहाँ से मिला। चावल की खेती यहाँ होती थी, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ नमी की मात्रा अच्छी हो रही होगी, ठीक है। रंगपुर को नहीं पढ़ना है, छोड़ दो। सुरगोडदा, अस्थि पंजर, धौलावीरा, मैंने बताया था कि यहाँ पे जल प्रबंधन अच्छा था, खेल का मैदान मिला था, 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा की बात मैं आपसे कर चुका था कि हरियाणा में क्या क्या मिला हमारे लिए। देखो हरियाणा में हमारे लिए राखीगढ़ी था, सबसे बड़ा, भारत में स्थित सबसे बड़ा, घग्गर नदी किनारे, बनावाली, ठीक है। और मैंने कहा था राखी हरियाणा है, हरी हरी है, भगवान है, तो वन में रहेंगे, तो वन में रहेंगे तो क्या करेंगे, मिट्टी के हल बना लेंगे, अपना खेत जोतेंगे, और जो है सरसों के साथ भी यहीं से मिले थे, ठीक है। राजस्थान कालीबंगा, घग्गर नदी किनारे, मिट्टी की चूड़ियाँ, तवा खेत, मिट्टी के खिलौने सब मिला। पंजाब मैंने बता दिया, ठीक है। तो भाई यहाँ ये इस पेज को तो बड़े अच्छे से आपको करना ही करना है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो किसकी खोज किसने की थी, तो देखो भाई ये मैंने बता ही दिया आपके लिए कि पूरब में क्या था, दक्षिण में क्या था, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। हड़प्पा की खोज की थी धर्म साहनी ने, मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखालदास बनर्जी ने, आमरी चन्नूदड़ो दोनों की खोज की थी मजूमदार ने। रोपड़ का मतलब क्या हुआ कि जो खेत रोपते थे, और खेत कौन रोपेगा, शर्मा जी, एकदत्त शर्मा। सुरकोटदा और धौलावीरा, जगतपाल जोशी। तो भाई सुरकोटदा में क्या मिला, बताओ, घोड़े के अस्थि पंजर, घोड़े में क्या होता है, जोश, तो जगतपाल जोशी ऐसे याद कर लोगे। ये भाई निमोनिक्स हैं, आपके दिमाग में घुस जाए, समय कम है इसलिए, ठीक है। तो भाई 24 मिनट हो गए हैं आपके लिए, या 20 मिनट, हाँ 24 मिनट लगभग आपको हो चुके हैं। तो हमने इसमें इसको फिनिश कर लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को फिनिश कर लिया है, ठीक है। रिवीजन का टाइम नहीं है, आप इनको बार बार देखो, 1-2 बार देख लो, और आशा करता हूँ समझ में आ गया। पतन कैसे हुआ होगा, 2-3 कारण उसके यही हैं कि जो है हो सकता है बाढ़ आ गई हो, या हो सकता है वहाँ पे सूखा आ गया हो, या कोई महामारी फैल गई हो, तो उस जगह में कुछ ऐसी दिक्कत आ गई हो, वहाँ फसल नहीं होती हो, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के लोगों ने उस जगह को छोड़ दिया। अब देखो ध्यान से देखना भाई कि इस जगह को वो छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब वो कहाँ आ गए, देखो इधर की ओर प्लान कर रहा है। मैंने कहा था ना कि वो इस एरिया में रहते थे, ट्रायंगल एरिया में। अब वो देखो इसको छोड़ते हुए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारे उत्तर प्रदेश की ओर, अंदर की ओर, गंगा नदी किनारे की ओर प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था अगर वो यहाँ पे नगरी सभ्यता उनकी थी, पकी हुई ईंटों के मकान बने थे, आपने देखा था, तो जल प्रबंधन अच्छा था, ये शहरी व्यवस्था थी। आपने क्या देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, शहरी व्यवस्था थी, कि यहाँ के लोग शहर के लोग हुआ करते थे। अब यहाँ पर शहर का मतलब ये नहीं यहाँ खेती नहीं करते थे, मतलब उनके जो घर हुआ करते थे बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड थे। अब यहाँ पर आ गए बेचारे, क्या करेंगे, अपने घर इतनी जल्दी बना नहीं लेंगे, तो उन्होंने जो है गांव, ये ग्रामीण व्यवस्था थी, अपने घास फूस के घर बनाए, मिट्टी के घर बनाए, ठीक है ना। बाकी ईंटों की बात यहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई थी उस समय, लेकिन ये बहुत विद्वान लोग थे, इनको हमने आर्य कहा। क्या कहा भाई, आर्य कहा। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ लोग को, ठीक है। तो वैदिक पीरियड को हम 2 भागों में बांटते हैं, अर्ली वैदिक, उत्तर वैदिक काल।
ठीक है। तो ये था 1500 से, ये याद नहीं करना, ठीक है, बस नॉलेज के लिए डाल लो दिमाग में बात, ठीक है। तो आगे बढ़ जाओ भाई। और ये लेटर वैदिक उत्तर में तो देखो आपने क्या देखा कि थोड़ा सा वो अंदर की ओर कम घुसे थे, और यहाँ पर और देखो कितनी एरिया में वो फैल गए, देखो यहाँ तक पूरा उनका जो है उन्हें कर लिया अपना ऑक्यूपाई, ठीक है। तो अब हम इनकी बात करने वाले हैं, आपके वैदिक काल की बात करने वाले हैं। तो उस वैदिक काल से पहले अब हम थोड़ा सा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें इसको अगर डिफरेंस करके पढ़ेंगे तो दिमाग में एक इमेज बन जाएगी, कोई भी प्रश्न आएगा तो हम अच्छे से उसको कर पा रहे होंगे। देखो सिंधु घाटी सभ्यता में वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, वो कहते थे कि प्रकृति ही हमारी सब कुछ है, और वो मातृ शक्ति, उनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक का मतलब हुआ कि वहाँ पर जो है जो सत्ता जो थी वो मात्र के हाथ, मतलब जो महिलाएं थीं महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, और महिलाएं ही घर की मुखिया हुआ करती थीं, ऐसा उस समय था, ठीक है। तो लेकिन अब जब हम इस सभ्यता में आ गए, वैदिक काल में आ गए, तो जो सभ्यता हमारी जो थी वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। अब उनकी जो बोलते कैसे थे, उनकी लैंग्वेज के बारे में तो हमें पता नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि उनका हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। लेकिन वैदिक सभ्यता का है, क्योंकि वैदिक सभ्यता के बहुत सारे ग्रंथ हैं, ठीक है। तो उनकी सभ्यता उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी संस्कृत। क्या थी? संस्कृत थी, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इस चित्र को आप ज़रा ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है आपको इसमें? यज्ञ भी हो रहा है, ये वैदिक सभ्यता की निशानी थी, घोड़ा भी है, मंदिर भी है, क्षत्रिय भी हैं, पंडित भी है, ये व्यक्ति ध्यान भी कर रहा है, ठीक है। ओके, आगे देखो, ये देखो गुरु शिष्य परंपरा भी है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो अपने शिष्य को समझा रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्रुत ज्ञान चलता था कि मैं जो तुम्हें ज्ञान दूंगा वो ज्ञान अगली पीढ़ी में जाएगा, फिर उसकी अगली पीढ़ी में जाएगा, ऐसे ज्ञान चलता था, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो भाई, वैदिक सभ्यता के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। वैदिक सभ्यता में कुछ जो फैक्ट हैं इनकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी करेंगे बस, क्योंकि मैंने कहा था कि ये जो है पितृसत्तात्मक था, ठीक है। ओके, तो अगर ये पितृसत्तात्मक थी सभ्यता, तो जो है जो पुरुष होंगे उनकी ज़्यादा चलेगी और वो ही घर का मुखिया होंगे। भाषा संस्कृत थी, ग्रामीण सभ्यता थी, और ये आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता थी। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोगों ने बनाई थी ये सभ्यता, ठीक है। अब ऐसा नहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग श्रेष्ठ नहीं थे, उनके बारे में हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेदों की रचना यहीं पर हुई थी। तो वेद क्या है? वेद हमारे जीवन जीने का तरीके के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने कह दिया कि आर्य द्वारा थी। और कुछ कुछ लोगों के अलग मत हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य भारत के यहाँ के नहीं थे, कहीं और से आए थे। तो इस पे मत जाना आप, ठीक है, ना पढ़ना तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का युद्ध हुआ था, क्योंकि आपस में युद्ध भी करते थे, तो गविष्ठ, ठीक है, राजा वगैरह थे। तो हम लोग जो आज हैं वो वैदिक सभ्यता की ही देन है। वैदिक सभ्यता बहुत ज़्यादा फैल गई है, ठीक है। ओके, तो ऋग्वेद, अब यहाँ पे वेदों की बात की गई थी, तो हमारे जो वेद थे उसकी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो 7वां मंडल है उसमें बस ये याद रखना है कि एक युद्ध हुआ था, पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था, और इसमें जो है दशराग युद्ध भी कहते हैं इसके लिए, ठीक है। ओके, इतना याद रखना है कि हाँ कुछ हुआ था, युद्ध हुआ था, बस इतना याद रख लो बस, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म करना है। तो देखो इसमें ब्रह्मचर्य की बात की गई थी कि हम जो है मतलब 4 आश्रम बताए थे इंसान के जीवन जीने के लिए। इस युग में लोग ऐसा करते थे, ब्रह्मचर्य, ठीक है। ओके, आगे देखो। अब देखो मैं कुछ आपके लिए कुछ फैक्ट्स वगैरह बताने वाला हूँ कि क्या क्या इसके फैक्ट्स रहने वाले हैं। जो मैं टिक करूँगा उन्हीं को ही आप दिमाग में रखेंगे, बाकी तो नहीं करना है, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखो, आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता थी, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो क्या थी भाई? संस्कृत थी। अब इनका जो समाज था वो कितने भागों में बटा था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, कुल किसे कहते हैं? जैसे मान लो मेरा परिवार है, मेरे परिवार में मेरे बेटे हो गए, मेरे चाचा ताऊ, मेरे बाबा, सब मिलकर क्या बन गया? एक कुल बन गया। अब उनके कई सारे कुल मिल गए तो क्या बन गया? वो बन गया ग्राम। क्या बन गया भाई? वो ग्राम बन गया। अब जब कई सारे ग्राम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक विश्व बन जाएगा। मतलब एक जो है विश्व, मतलब आप शहर समझो विश्व को।
अब जब शहर बन जाएगा तो शहर, जब कई सारे शहर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जन मतलब एक स्टेट बन जाएगी, राज्य बन जाएंगे। और जब कई सारे राज्य मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा, समझो, ठीक है। ग्राम के मुखिया को ग्रामड़ी कहते थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने टिक करा, ये तो इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, उसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। सभा समिति की बात की गई थी, क्योंकि यहाँ पर मान लो एक ग्राम है तो उस ग्राम में क्या क्या रूल होंगे, एक स्टेट में क्या क्या रूल होंगे, तो वहीं पर पेड़ के किनारे बैठ गए, अपनी चौपाल पे बैठ गए, सभा समिति हुआ करती थी, आपस में लोग बात करते थे, उसके बाद अपना जो है डिसीजन लेते थे। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का यूज़ हुआ था, मैंने अभी बताया था आपको भी, ठीक है। गविष्ठ शब्द का यूज हुआ है युद्ध के लिए। गायों की, जिसका मतलब गविष्ठ का अर्थ होता था गायों की खोज, ठीक है। अब ऋग्वैदिक जो समाज था, ठीक है, वो समाज जो है 4 भागों में विभाजित था। जो आज हम जाति व्यवस्था देखते हैं वो उसी की देन है, लेकिन उनकी जाति व्यवस्था बहुत उत्तम हुआ करती थी। कि ऐसा नहीं है कि जो है आज जो व्यक्ति ब्राह्मण, वास्तव में ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा, हम उसको ब्राह्मण कह देते हैं, ऐसा उस समय नहीं हुआ करता था। ब्राह्मण का काम होता था जो टीचर है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, तो मैं बाई कास्ट कुछ भी हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ उनके अनुरूप, ठीक है। क्षत्रिय मतलब जो युद्ध किया करता था। अब ऐसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण, कोई टीचर का बच्चा है, ब्राह्मण का बच्चा है, अगर वो युद्ध करने निकल गया तो वो क्षत्रिय हो गया भैया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कर्म के आधार पर हमने जो है व्यवसाय के आधार पर या कर्म के आधार पर समाज को बांटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र वैश्य बोलते थे जो जो खान पान का ध्यान रखते थे कि हमारे समाज में हमें दाल है, चावल है, आटा है, व्यवसाय करने का काम करते थे ताकि हम लोगों का पेट भर सके, ठीक है। शूद्र सेवा का काम करते थे, ठीक है, ओके। तो मतलब जन्म के आधार पर ये नहीं था, ठीक है। किसमें, उत्तर वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में। बात एक ही, मैंने कहा था कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। तो भाई आगे देखो, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला, मतलब जो आज हम कहते हैं कुंवारी है या शादी नहीं की उसने, तो उसे हम कहते थे अमाजू। आर्यों का प्रिय पदार्थ सोमरस था, जैसे आज हम क्या से क्या कहते हैं बताइए आपको। उपनिषद की संख्या 108 थी, याद रखना, जिन पे मैं टिक जी आर लगा ना, आर, ये बहुत, ये 4 सब याद रखनी है, ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, प्रिय देवता इंद्र थे, इंद्र भगवान। ऊनी कपड़े को ये लोग सामुल्य कहते थे, ठीक है। और आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, सबसे लोहा को खोजा था इन्होंने। लोहा को ये लोग कहते थे श्याम अयस, श्याम मतलब कि काला, और लोहे था तांबे को कहते थे। गाय की हत्या करने के लिए ये लोग मृत्युदंड देते थे, क्योंकि गाय इनके लिए बहुत पवित्र हुआ करती थी, ठीक है। ओके भाई, तो आशा करता हूँ कि कुछ समझ में आ रहा होगा आपके। आगे देखो, उत्तर वैदिक काल, मैंने कहा था जो है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसमें क्या था, देखो कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी कि मैंने आपका जो वैदिक काल था वो 2 भागों में बांटा है। मैंने कहा हमारे जो पुराने इतिहासकार हैं उन्होंने इसको 2 भागों में बांटा है कि ताकि हम इसको पढ़ने में हमारी आसानी हो जाए, ठीक है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा। एक काल था हमारा ऋग्वैदिक काल, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। दूसरा था उत्तर वैदिक काल, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ऋग्वैदिक काल वो था जिसमें हमारा ऋग्वेद लिखा गया था और हम उसी के आधार पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले हैं हम उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो देखो भाई क्या है इसमें। अब हमने कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ऋग्वैदिक काल में हम इंद्र की पूजा करते थे, लेकिन अब इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए थे। और मैंने आपसे कहा था कि ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था जो हुआ करती थी वो भैया हुआ करती थी आपके कर्म के आधार पर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर ब्राह्मण का बेटा अगर है तो वो भैया ब्राह्मण ही कहलाएगा, चाहे भले वो काम क्षत्रिय का कर रहा हो, चाहे भले वो काम वैश्य का कर रहा हो, जैसा कि आज है, ठीक है। तो ऐसा हो गया था, समय बीतता गया, चीज़ें बिगड़ती गई, नियम बिगड़ते चले गए, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा कहते थे, जैसे कि ये हल है खेत जोतने के लिए, तो हल को तो सिरा कहते थे और हल रेखा को सीता कहते थे। ये हल है, ये इसको कहते थे सिरा, और ये जो हल की रेखा, ये जो डंडा है, इसको कहते थे सीता, ठीक है। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ क्लियर है। तो भाई तो कहाँ गया साहब, एक मिनट, ये हमने पढ़ लिया। अब देखो आगे, तो ये पीपीटी ख़त्म हो गई, मैं बोल दे रहा हूँ उसको। हाँ आगे चलो। देखो भाई, तो
इसमें ओके। तो अब देखो सत्यमेव जयते आपने पढ़ा होगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? कई सारे उपनिषदों की बात की गई थी, तो उपनिषद जो है सत्यमेव जयते से लिया गया है, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो उस समय ना बहुत सारे दर्शन चले थे। दर्शन का मतलब हुआ कि हमारा क्या मत है, हमारा ये मत है, आपका क्या मत है। तो ऐसे दर्शन चला करते थे उस जमाने में। तो योग दर्शन पतंजलि ने दिया था, न्याय दर्शन गौतम ऋषि ने दिया था, चारवाक, इन दर्शन के बारे में आपको नहीं घुसना है। केवल और केवल आपको इतना याद रख लेना, देखो सांख्य दर्शन तक एकदम रट्टाफाई कर लेना, ठीक है। योग दर्शन, न्याय दर्शन किसने दिया, ये किसने दिए। जब कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको इनके बारे में अंदर घुस के पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली ध्यान के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेसिकली योग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये जो कुछ फैक्ट हैं इनको याद रख लेना है बहुत अच्छे से। हमारे केवल कितने पुराण हैं हिंदू धर्म में? जो धर्म है हमारा उसमें 18 पुराण हैं। वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं इस समय, ठीक है। और हमारे जो वेद हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ठीक है। हमारे 4 वेद हैं, इनको याद रखना है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक है। तो महापुराण कितने हैं? सबसे पुराना महापुराण जो है मत्स्य पुराण है, याद रखना है बात को अच्छे से। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, मतलब 10 चैप्टर मान लो, 1028 सूक्ति हैं। इसकी लिपि ब्राह्मणी है। और ऋग्वेद में यज्ञ संबंधी विधानों, सॉरी, जो यजुर्वेद है उसमें यज्ञ संबंधी, यजुर्वेद या मतलब यज्ञ संबंधी विधान की, यज्ञ कैसे करना है के बारे में बताया गया है। और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, ठीक है, 2 पार्ट कर दिए, ठीक है। जैसे हम किताब के 2 पार्ट कर देते हैं कि ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2, ऐसे ही उसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है वो पद में लिखा गया, मतलब पद मतलब समझते हो कि उसे गायन भाषा में गाते हुए लिखा गया है। और कृष्ण यजुर्वेद को पद और गद्य, गायन में भी लिखा गया है, और सिंपल जो एक गद्यांश होता है, गद्य होता है, उसमें भी लिखा गया है, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय और कौशिकी ऋग्वेद को समझाने के लिए अलग से ग्रंथ बना देना ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। तो वो ऋग्वेद के अंतर्गत 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे ऋग्वेद में, ऐतरेय और कौशिकी, इनको भी हम समझते हैं और अच्छे से, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, देखो ऋग्वेद, ये याद रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं आपके। देखो ऋग्वेद के ग्रंथ कौन से हैं? ऐतरेय कौशिकी। तो कैसे याद रखना, देखो याद कैसे करोगे? ऋग्वेद में एको गलती नहीं है, एको, तो ऐतरेय एको गलती नहीं है ना, बहुत साफ लिखा गया, आज भी उसकी मान्यता है ना। तो एको मतलब ए से ऐतरेय, को से कौशिकी, ठीक है। अब जब ऋग्वेद में एक भी गलती नहीं थी, हमने उसके बाद यजुर्वेद लिखा, तो यजुर्वेद तो हमने लिख दिया बड़े तैस में, कैसे में लिख दिया? तैस में लिख दिया भैया यजुर्वेद तो हमने। तो तैतरेय और सतपथ में। तो प्रश्न आता है सतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ से है, किससे है? यजुर्वेद से भैया। और मैंने बताया था यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण केवल पद में है, शुक्ल गद्य पद दोनों में है, तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय है, इसका सतपथ है। अर्थवेद का ब्राह्मण पद गौपद है, क्योंकि अर्थ मतलब धन संबंधी बात, और धन संबंधी बात होती थी उस समय, जो बहुत ज़्यादा धनवान होता था उसके घर में गाय होती थी, तो गौपद, ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। याद करने के तरीके हैं भाई, क्योंकि इतने सारे फैक्ट आप याद कैसे करोगे इतने कम समय में, ठीक है, तो इसलिए है। तो देखो भाई अब ये कुछ नदियाँ हैं, उस समय ना जो हमारे वेद लिखे गए थे उन वेदों में कुछ नदियों का जिक्र किया गया है, जैसे कि सतलज नदी। आज हमारी सतलज नदी है उसका नाम उसमें लिखा गया है सुतुद्री। जो टिक कर रहा हूँ वो याद रख लेना, ये याद मत रखना अभी। ब्यास नदी विपाशा, गंडक सदानीरा, झेलम वितस्ता, रावी पुरुषणी, को याद रख लोगे, ठीक है। तो भाई कुछ समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। तो भाई वैदिक सभ्यता अभी आपकी लगभग ख़त्म है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का समाज जो था वो एक पितृसत्तात्मक समाज था, याद रखना है। वैदिक सभ्यता में बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था उस समय तक, मतलब जो है बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम वैदिक काल के समापन की ओर आने लगे, जैसे उत्तर वैदिक काल की तरफ, तो वहाँ पर जो है इसकी बात होने लगी थी, बाल विवाह पर्दा प्रथा की बात होने लगी थी,
ठीक है, तो इतनी कुछ बातें याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने जो है बौद्ध धर्म की ओर। ठीक है, हम क्या क्या पढ़ चुके